तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। तभी एक घुड़सवार वहां पर आ पहुंचा। उस घुड़सवार ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। साधु को देखकर घुड़सवार घोड़े से उतरकर साधु के ठीक सामने आकर बैठ गया। साधु उसकी ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोला, यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? इतना बोलकर उस घुड़सवार ने एक अंगूठी, जो कि रात के अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रही थी, साधु के सामने रखते हुए बोला, ये देखो, मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरी इतनी मेहनत का क्या अर्थ निकला। मैंने कितने मुश्किल से ये अंगूठी हासिल की थी, और आखिर ये अंगूठी कब काम आएगी? मैं कब इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा? कब कब कब? अरे मूर्ख, तुझे मैंने इससे पहले भी बताया था कि ये अंगूठी इस पृथ्वी पर साधारण ही रहेगी, और ये साधारण से असाधारण तभी बनेगी जब तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन साधु महाराज, मेरी पत्नी से अभी तक मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ है, और तो और आप मुझे दूसरा विवाह भी नहीं करने देते हैं। ध्यान से सुन, नियम के मुताबिक पहली पत्नी से ही तेरा काम बनेगा, और तू जानता है कि ऐसा क्यों है। काली अमावस की रात को तुझे अपनी पहली पत्नी और अपने पुत्री की बलि इस शमशान में आकर देना होगा। तेरी पत्नी और तेरी पुत्री का रक्त इस अंगूठी में लगाया जाएगा, और फिर इस अंगूठी को तेरे पुत्र को पहनाया जाएगा। ये अंगूठी उस समय तेरे पुत्र के हाथ में हीरे की किरणों की तरह चमकने लगेगी। उसके जगमगाते ही तुझे अपने हाथों से अपने ही पुत्र को भी बलि चढ़ाना होगा, और बलि चढ़ाने के तुरंत बाद तुझे इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनना होगा। उसके बाद तुझे इस संसार का शक्तिशाली इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। तू बन जाएगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान, और तेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहां तक कि तेरे शरीर पर उम्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू हजारों साल जीवित रहेगा। लेकिन हां, पहले तुझे अपने पुत्र होने का इंतजार करना पड़ेगा, समझा? अब तू यहां से जा सकता है। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। साधु की बात सुनकर घुड़सवार अंगूठी लेकर दोबारा अपने घोड़े पर बैठकर रात के सन्नाटे को चीरता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद प्रतापगढ़ का राजा विक्रम अपने महल के राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक दासी वहां पर आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, महाराज की जय हो, आपके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। ऐसा कौन सा शुभ समाचार है दासी कि तुम्हें राज दरबार में बताने के लिए आना पड़ा? बोलो। महाराज, आपकी पत्नी महारानी रुक्मणी गर्भ से हैं। ये सुनकर राजा विक्रम प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत अपने गले से एक कीमती सोने का हार निकालकर उस दासी को पकड़ा दिया। दासी खुश होकर वहां से चली गई। राजा विक्रम अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, वाह, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अरे, हमें इस समय का कितने वर्षों से इंतजार था। मंत्री जी, आखिरकार हमारे राज्य का राजकुमार आ ही गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाएंगी। सही कहा महाराज, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब तक जो दूसरे राज्यों के राजा पुत्र न होने की वजह से आपका मजाक उड़ाते थे, उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे अब, है ना महाराज? तभी वहां बैठे राजगुरु राजा विक्रम की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले,
अब महाराज, आपने पुत्र के लिए कई वर्षों इंतजार किया है। मुझे लगता है कि आपको अपनी ये खुशी प्रजा में भी बांटनी चाहिए। आप सही कहते हैं राजगुरु। तो सारी प्रजा में ऐलान कर दीजिए कि हम बहुत खुश हैं। और हमारी प्रजा में जितने भी गरीब लोग हैं, आप उन सभी को कल राज दरबार में बुलाइए। हम उन्हें अपने हाथों से इतना धन देंगे कि उनके 7 पीढ़ियों को भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? अरे खुशी की बात है, इतना तो बनता है। चलिए हम तनिक रुक्मणी जी से मिलके आते हैं। इतना बोलकर राजा विक्रम वहां से उठकर सीधे अपनी पत्नी रानी रुक्मणी के कक्ष में पहुंच गया और बोला, अरे रुक्मणी देवी, कहाँ हैं आप? महारानी, आपने हमें ये खुशखबरी देकर बहुत प्रसन्न कर दिया है। हम बता नहीं सकते कि हम अंदर से कितने खुश हैं, कितने ज्यादा खुश हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा पुत्र हो। चिंता ना करो रुक्मणी, मुझे विश्वास है कि हमारा पुत्र ही होगा। तभी राजा विक्रम के कक्ष में राजगुरु आकर बोले, महाराज, मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके पता लगा लिया है कि महारानी का पुत्र का ही योग बन रहा है। ये सुनकर राजा विक्रम बहुत ज्यादा खुश हो गया। तभी राजा विक्रम इधर उधर देखते हुए बोला, हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी नजर नहीं आ रही है। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका एक भाई इस संसार में आने वाला है। कहाँ है राजकुमारी जी? महाराज, आपको तो पता है कि आपकी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी को शिकार का कितना शौक है। वो इस समय जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रही हैं। राजगुरु की बात सुनकर राजा विक्रम तुरंत अपने महल से बाहर आ गया। राजा विक्रम ने देखा कि उनकी पुत्री 2 सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रही थी। अपने पिता राजा विक्रम को देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आज आपके चेहरे पर तो कुछ अलग ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राजकुमारी चंद्रमुखी। अरे बात ही कुछ ऐसी है। मेरी पत्नी और तुम्हारी माँ गर्भ से हैं और राजगुरु बता रहे हैं कि पुत्र का योग बन रहा है। राजकुमारी चंद्रमुखी, बहुत जल्दी इस संसार में तुम्हारा भाई भी आने वाला है। अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि कल हम अपनी प्रजा के गरीब लोगों को सोने की मुद्राएं बांटेंगे और अपने महल में एक समारोह भी रखेंगे। आसपास के राज्यों के राजाओं को भी पता चलना चाहिए कि इस राज्य का राजकुमार आने वाला है। समारोह में तुम्हारा उपस्थित होना अति आवश्यक है। ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। आप काफी वर्षों से पुत्र होने का ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं शिकार पर जा रही हूँ। शाम तक या कल तक लौट आऊंगी। राजकुमारी चंद्रमुखी मुस्कुराती हुई दोनों सैनिकों के साथ वहां से सीधे जंगल की ओर चली गई। राजकुमारी अपने दोनों सैनिकों के साथ जंगल के अंदर काफी देर तक भटकती रही, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे रुक गई और घोड़े से उतरकर अपने दोनों सैनिकों से बोली, सुबह से शाम हो गई, मगर हमें एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। घोड़े भी बुरी तरह से थक चुके हैं। कुछ देर यहीं पर आराम करते हैं। दोनों सैनिक अपने घोड़ों से उतरकर राजकुमारी के सामने खड़े हो गए। एक सैनिक राजकुमारी की ओर देखकर बोला, राजकुमारी जी, हम आपको काफी देर से सूचित करना चाह रहे थे, परंतु आप शिकार देखने में इतना व्यस्त थीं कि आप हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमारी, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। हम जंगल के